साथ में आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि एक ऐसे चाइनीज वायरस के बारे में जो कोरोना तो नहीं है लेकिन कोरोना से कम भी नहीं है। यह वायरस जान तो नहीं लेता लेकिन जीना मुश्किल जरूर कर देता है। यह वायरस फोन के जरिए आप तक पहुंच सकता है, व्हाट्सएप के जरिए आपको गिरफ्त में ले सकता है, फेसबुक से पहुंच सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच सकता है, आपकी जेब खाली कर सकता है। क्योंकि आजकल फोन सबके हाथ में है और सबके फोन में सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इसलिए इस चाइनीज वायरस की पहुंच में ज्यादातर लोग आ जाते हैं। बिहार के बांका से लेकर पश्चिम बंगाल के बोलपुर तक, दिल्ली के वजीराबाद से लेकर कर्नाटक के वेल्लूर तक, हर जगह गांव गांव तक यह नया चाइनीज धोखा बड़े आराम से पहुंच गया है। अब तक इस ठगी के 5 लाख शिकार सामने आ चुके हैं, लेकिन ठगी के इस वायरस का कोई इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। इस चाइनीज वायरस का इलाज अब दिल्ली पुलिस कर रही है। असल में आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कुछ चाइनीज ऐप्स के प्रमोशनल मैसेज आते हैं। ये मैसेज लोगों को लालच देते हैं, कहते हैं कि ऐप डाउनलोड कीजिए और पैसा कमाइए, हर घंटे पैसा मिलेगा। अगर ऐप डाउनलोड कर लिया तो मैसेज आया, उसे लाइक कर लिया तो आपके अकाउंट में 6 रुपए आते हैं। 300 रुपए इन्वेस्ट करने पर एक दिन में 10% मनी बैक और 24 दिन में दुगनी रकम मिलने का लालच दिया जाता है। अगर 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो इंसेंटिव अलग से मिलेगा। अगर थोड़ी फीस देकर वीआईपी मेंबर बन गए तो लखपति बनने के सपने दिखाए जाते हैं, लालच दिया जाता है। कुछ दिन तक रिटर्न में पैसा आता भी है, लेकिन जब लालच पड़ जाता है, लोग ज्यादा पैसा लगा देते हैं, तो रिटर्न के साथ साथ अकाउंट भी बंद हो जाता है। कहने को तो बस कहानी इतनी सी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अब तक इस तरह के ऐप्स 50 लाख बार डाउनलोड हो चुके हैं। 50 लाख बार। इनमें से उन 5 लाख लोगों के बारे में पता चल चुका है जो लालच के चक्कर में लुट गए, बर्बाद हो गए। इन चाइनीज ऐप्स को चाइना में बैठे लोग अपने एजेंट के जरिए ऑपरेट करते हैं और ठगी के पैसे को साइफन ऑफ कर देते हैं, देश से बाहर भेज देते हैं। अब तक दिल्ली पुलिस करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी का रिकॉर्ड निकाल चुकी है। ये कोई कम रकम नहीं है, 200 करोड़ रुपए की ठगी का रिकॉर्ड निकल गया है, जो सिर्फ 2 पेमेंट गेटवेज के जरिए हुआ। ऐसे और भी पेमेंट गेटवेज हैं। पुलिस का कहना है यह ठगी 1000 करोड़ रुपए की है या 10,000 करोड़ की, यह कहना अभी मुश्किल है, जांच चल रही है। चूंकि कोरोना के कारण आजकल ज्यादातर लोग घरों में रहकर सारे काम इंटरनेट के जरिए करते हैं, खरीदारी के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए, घर के कामों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए ऐप्स हैं और लोग बिना सोचे समझे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए जरूरी है, हर घर के लिए जरूरी है, सबको सावधान करना जरूरी है और आज मैं यही करने वाला हूं। आज जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको ठगी से बचा सकती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए और देखिए। जो लोग ऐसे ठगों के चक्कर में पड़ गए वो उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या उनका पैसा वापस मिल सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग शहरों में साइबर फ्रॉड करने वाले 12 लोगों को पकड़ा है। इनमें कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप्स के नाम पर चीन में बैठे ऑपरेटर्स को यह फ्रॉड करने में मदद की, उनके लिए लोगों का डेटा इकट्ठा किया, अकाउंट्स ऑपरेट किए और फिर सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हड़प गए। इस तरह की ठगी के बारे में दिल्ली पुलिस को कई शिकायतें मिली। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लुट गए वो रोते चिल्लाते पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के पास शिकायत तो थी लेकिन सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस पहले खुद शिकार बनी। जिन जिन चाइनीज ऐप्स के बारे में शिकायतें मिल रही थी, दिल्ली पुलिस ने वो सारे ऐप्स डाउनलोड किए। उन सारे ऐप्स में कहीं 1000 कहीं 500 रुपए की रकम इन्वेस्ट की गई। दिल्ली पुलिस के पास भी रिटर्न आया
और इसके बाद पुलिस ने मनी ट्रेल को खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी तो यह मामला ब्लैक होल की तरह हो गया, जिसका कोई छोर ही नहीं मिल रहा था। कहां से पकड़े कहां से छोड़े पता नहीं था। पूरे देश में एप्स डाउनलोड किए गए थे। पैसे जिन अकाउंट में जा रहे थे वो शेल कंपनियों के अकाउंट थे। देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से भी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। असल में चाइना में बैठे ठगों ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रिसर्च के साथ यह काम किया। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में थे, काम धंधा बंद था, तो लालच देकर लोगों को फंसाना आसान था। ऐसे वक्त में चाइना में बैठे कुछ लोगों ने मोबाइल ऐप्स के जरिए भारत के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। उन्हें यह लालच दिया कि घर बैठे बैठे सिर्फ ऐप्स पर टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ पैसे लगाएंगे तो फिर अगले घंटे में पैसा बढ़कर मिलेगा, अगले दिन और ज्यादा मिलेगा, 24 दिन बाद तो पैसा डबल हो जाएगा और जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह का मॉड्यूल फॉलो किया जैसे अक्सर चिटफंड कंपनियां करती हैं। जब लाखों लोग ठगे जा चुके तब शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के पास लोग पहुंचे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिन रात काम किया, अलग अलग इलाकों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन पूछताछ में पता चला जो पकड़े गए वो सिर्फ मोहरे हैं, एजेंट है, मास्टरमाइंड तो चाइना में बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी ने बताया, जब आरोपियों से पूछताछ हुई पता चला इस पूरे रैकेट को चाइना से ऑपरेट किया जा रहा था। चाइना में बैठे कुछ लोगों के इंस्ट्रक्शंस पर ऐप्स के जरिए लोगों को लूटने का सिंडिकेट चलता था। हमने ये नोटिस किया कि इस ऐप के पीछे जो उन्होंने अपना छलावरण बनाया है कि वो क्या करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम पावर बैंक या जो चार्जिंग के पोर्टेबल स्टेशंस होते हैं उसमें काम करते हैं और आप जो पैसा लगा रहे हैं बेसिकली वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जो रिटर्न आएगा हम आपको देंगे। इस मॉडल पे वो लोगों को चीट कर रहे थे और इनिशियली उनको ल्यूर करने के लिए उनके इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% उनको वापस करते थे। तो एक तरीके से एक ये बेट थी जिसको थ्रो करते थे और लोग उस जाल में फंस के और पैसा लगाते थे। इस तरीके से चीट हो रहे थे। तो ये एक शुरुआती जो हमारी तरफ से स्टेप लिया गया था वो ये था। फिर हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उस पर केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसको बेसिकली जो फर्जी कंपनी बना रहे थे, फर्जी अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, उनके बिहाफ पे इसके पीछे जो चाइनीज़ लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ चाइनीज़ ऐप नहीं है, चाइनीज़ ऐप तो बहुत से हैं। ये ऐप ऐसा है जिसको चाइनीज़ नेशनल्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें जो जाल इन्होंने डिजिटल जाल बिछा दिया है इन ऐप के माध्यम से, और उस जाल में जो लोग फंसे हैं उनके जो पैसे जा रहे हैं वो अल्टीमेटली ये चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं उसको रूट करके और बाहर ले आ रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर वो कौन से चाइनीज ऐप्स हैं और इस फ्रॉड का पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये ठगी कैसे की जाती है, लोगों को कैसे ललचाया जाता है, उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, फंसाया जाता है, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं जिनके जरिए यह फ्रॉड हो रहा था, जिनके जरिए 150 से 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इन ऐप्स के नाम ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फेसबुक मैसेंजर के जरिए कहता है कि पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान और पॉकेट वॉलेट, इन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए तो उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दीजिए। क्योंकि पुलिस का कहना है कि ठगी करने वाले लोग सबसे पहले सिर्फ इतना कहते हैं, आप 1 घंटा तक ऐप पर एक्टिव रहिए, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि इस ठगी का काम करना, इस ठगी का गिरोह करना, कैसे वो काम करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स उनके पास हैं। अभय का कहना है कि जो लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ऐप पर 1 घंटा एक्टिव रहते हैं, उनके अकाउंट में 6 से लेकर 10 रुपए तक आते हैं। लालच पड़ता है। इसके बाद कहा जाता है आप 300 रुपए भी कमा सकते हैं, 3000 भी और 30,000 तक की कमाई भी कर सकते हैं। जितना पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा वापस मिलेगा। जितना लगाएंगे 24 दिन के बाद उसका डबल मिल जाएगा।
बदले में कंपनी सिर्फ इतना चाहती है कि आप अपने जानने वालों से, नाते रिश्तेदारों से भी कहिए कि ऐप को प्रमोट करें, वो भी डाउनलोड करें और इस स्कीम से जुड़ें। अगर आपने 300 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो 30 रुपए कुछ घंटे में वापस आ जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि वीआईपी मेंबर बन जाइए। अगर वीआईपी मेंबर बन जाएंगे तो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ज्यादा पैसे के चक्कर में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद पैसा वापस नहीं आया। पुलिस का कहना है कि इन एप्स के पीछे जो लोग थे वो खुद को कभी डिजिटल मार्केटिंग के ग्लोबल लीडर्स कहकर इंट्रोड्यूस करते थे, तो कभी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बताते थे। अब ये नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर कोई भी चक्कर में तो फंस ही जाएगा। कई बार ये लोगों को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनकर भी लूट चुके हैं। लोगों को यह कहा जाता था ऐप चलाने वाले बेंगलुरु से हैं और चार्जिंग के कारोबार में हैं, पावर बैंक बनाने वाली कंपनी से जुड़े हैं और चूंकि कंपनी आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ रिटर्न मिलेगा। ऐसे सपने दिखाए जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके एप्स में तो रिटर्न शो करता था, लेकिन अकाउंट में कोई डिपॉजिट नहीं होता था। इस तरह का फ्रॉड भी हो रहा था। तो मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से इन एप्स के नाम जान लें। पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान और पॉकेट वॉलेट। अगर इस वक्त आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। बहुत जल्दी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो वो डेली अर्निंग्स की बात करते थे कि आप 1 घंटा बिताइए इस ऐप पे और 300 से लेके 3000 30,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मॉडल कॉमन है हर ऐप में इनके। उसके पीछे की कहानी वेरी करती है। फॉर इंस्टेंस जो पहले हमने ऐप जिस पे कार्रवाई की थी और 16 लोगों को अरेस्ट किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग के ग्लोबल लीडर्स हैं और आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको पोस्ट भेजेंगे इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक के, आपको उनको लाइक करना है और उनकी प्रोफाइल्स को फॉलो करना है और हर लाइक के, हर फॉलो के आपको 6 रुपये मिलेंगे। उसमें आपको फिर वो कहते हैं कि आप वीआईपी मेंबर बनिए तो और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती थी। तो 1000, 3000, 10,000, 50,000 तक की पेमेंट का उसमें प्रावधान था। वो मॉडल था। इसके अलावा एक मॉडल वो लेके आए जिसमें उन्होंने कहा ऑर्डर ग्रैबिंग, कि ऑर्डर्स आएंगे आपको ग्रैब करना है, मतलब आप उस पर एक्टिविटी करते रहिए, आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ग्रैब करने के लिए आपको फिर वीआईपी मेंबर बनना पड़ता, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती। तो आप पैसा देते जाइए, मिलता कुछ नहीं था अंत में। तो चूंकि ये लाखों लोगों के साथ एक फ्रॉड कर रहे थे, तो अगर किसी से वो 1000, 2000, 3000 भी लेके चंपत हो गए, तो अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो बहुत ही मैसिव फ्रॉड हो जाता है। इस वाले जो ऐप में वो अब अपने आप को एज अ स्टार्टअप दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। कुछ दिखाते हैं हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का काम करते हैं, कुछ सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको फ्री वीपीएन देंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप पैसे लगा दीजिए। तो अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जो कोर फंक्शनैलिटी है उनकी, जो कोर पर्पज़ है वो सेम है और वहाँ से बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये सारे ऐप वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, जिन सर्वर्स को एक्सेस करते हो वहीं पे हैं। तो घूम फिर के जो हमें अंदाज़ा है कि ये कुछ चंद लोग हैं जो वहाँ से बैठ के इनको ऑपरेट कर रहे हैं। लोकल इंडियंस इनको यहाँ पे एज इनके एम्प्लॉयज़, एज पर्सन जिनको ये पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ, तो इंडिया टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर लोगों के फोन आने शुरू हो चुके हैं। हमारा एक बड़ा फैमिलियर नंबर है 93,505 93,505। तो लोग फोन कर रहे हैं और बताया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो इन एप्स की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उनका भी पैसा डूबा है। रिटर्न के नाम पर पैसा लगाया लेकिन मिला कुछ नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इन एप्स के झांसे में कई शहरों के लोग आ चुके हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान हो या दिल्ली, हर जगह लोग इनके चक्कर में पड़कर अपनी कमाई को, अपने पैसे को गंवा चुके हैं। कुछ लोगों की बात मैं आपको सुना भी देता हूं। कर्नाटक के रायचूर के रहने वाले मजपा तलवार ने वीडियो मैसेज भेजा। उनका कहना है कि इस ऐप के चक्कर में 65,000 रुपए डूब गए। दोस्तों के भी हजारों रुपए वापस नहीं आए। मैं सोशल मीडिया से फेसबुक, व्हाट्सएप में देखा पावर बैंक को में अर्निंग करना है, डिपॉजिट करना है, प्रॉफिट आता है। मेरा फ्रेंड्स बोला, मैं भी उस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करके
एक वीक अमाउंट आया, वो नेक्स्ट वीक वो बंद हो गया। हमारा 65,000 फ्रॉड किया है। हमारा फ्रेंड्स को 10,000, 50,000, 1 लाख से वो डाला है। बहुत लोगों का अमाउंट हो गया है। दिल्ली पुलिस ने चोर को पकड़ा है। सभी से दिल्ली पुलिस को शुक्रिया बोलता हूँ। हमारा पैसा वापस आया है, प्लीज़ हमारा पैसा वापस लीजिए। वो पावर बैंक बहुत फ्रॉड किया है। एक साधारण कमाई करने वाले के 60,000 डूब जाएं, 70,000 डूब जाएं, 1 लाख रुपए डूब जाएं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इनसे वादा करना चाहता हूं, पूरी कोशिश करेंगे कि इनका पैसा वापस दिलवाएं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के देवेश चतुर्वेदी और जयपुर के सुधांशु शर्मा ने भी अपनी कहानी बताई। दोनों ने कहा कि पावर बैंक ऐप में पैसा लगाया, हालांकि रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह रकम वापस नहीं आई। मैंने इस एप्लीकेशन में पावर बैंक में 2400 रुपये लगाए थे, जिसमें से कुछ पैसा रिकवर हुआ है, बाकी मेरा पूरा पैसा डूब गया है क्योंकि एप्लीकेशन ये बंद हो गया था। इसका लिंक जो है मुझे मेरे फ्रेंड से आया था, मेरा स्कूल फ्रेंड था, उसने भी उसमें कुछ पैसे कमाए थे, मतलब उसका भी कुछ पैसा डूबा है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मेरा ये कंप्लेन है कि मेरा पैसा ये रिकवर होना चाहिए, जो भी इसमें किसी का 1, 2 लाख, 5 लाख पैसे गए हो, मेरा तो थोड़ा बहुत ही पैसा गया है। तो दूसरा कंप्लेन ये है कि इस तरह के एप्लीकेशन को इतने राइट्स मिलते कहाँ से हैं और इतने इजीली मार्केट से गायब कैसे हो जाते हैं। तो ये मेरा कंप्लेन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक ऐप के बारे में बताया था जिसका नाम था पावर बैंक। पावर बैंक में 300 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। इसमें उन्होंने कहा था कि आप 300 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 महीने में कम से कम 3 से 4 गुना तक आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने 2400 रुपये इन्वेस्ट किए। इसके बाद मैंने भैया को बताया 6,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए। इसके बाद मैंने पापा को बताया 4200 रुपये उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए। कुल मिला के हमारे घर से 10,000 रुपये का पावर बैंक ऐप के थ्रू फ्रॉड हुआ। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको बिल्कुल भी बेल ना मिले और हमारा सबका जिसका भी पैसा डूबा है सबको पूरा रिफंड मिले। हम जरूर कोशिश करेंगे ये लोग पकड़े जाएं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके तो आपका पैसा आपको वापस मिले। सबसे बड़ी बात यह कि ये मैसेजेस अपने दोस्तों के थ्रू आते हैं। दोस्त आपका भला करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी कमाई की होती है और इस लालच में और लोग फंसते जाते हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके से नितिन ने एक वीडियो भेजा है। नितिन ने कहा कि उनके 25,000 रुपए इस ऐप के चक्कर में चले गए। पावर बैंक और EZ बैंक के बारे में मुझे सोशल मीडिया से पता लगा, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू उसको डाउनलोड किया, उसमें इन्वेस्ट किया। 25,000 इन्वेस्ट करने के बाद 2-3 दिन तक रिटर्न आया, बट फिर कोई रिटर्न नहीं आया। आई थैंक दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम टीम एंड आई होप सबको उनके पैसे वापस मिले। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें आपको सुनवा सकता हूं, लेकिन लगभग शिकायतें एक जैसी हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका पैसा डूब गया। किसी के 5,000, किसी के 50,000 तो किसी के 2 लाख रुपए चले गए। बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि चाइनीज ऐप के जरिए फ्रॉड के अलग अलग तरीके सामने आए हैं। जिस डिवाइस में भी यह ऐप इंस्टॉल हुआ, पहले उसका डेटा चुराया गया, उसे बाहर के सर्वर पर भेजा और फिर इसके बाद मनी पुश स्कीम के जरिए लोगों को फंसाया गया। एक आदमी ने 10 को जोड़ा, 10 से 100 लोग जुड़े और ऐसे फ्रॉड बढ़ता चला गया। उसमें फंसने वाले भी बढ़ते चले गए। देखिए, जो शुरुआती शिकायत लोगों की आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमने इस ऐप में पैसा लगाया और हमारे पैसे डूब गए और हमें वापस नहीं मिल रहे हैं। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से रिटर्न देंगे, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो प्रॉमिस था वो तो ये था कि हर घंटे का हम आपको रिटर्न देंगे, हर दिन का रिटर्न देंगे, 24 दिन में डबल कर देंगे। तो शुरू में इनको कुछ इन्होंने 10%, मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाया 10 रुपये दे दिया, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं तो वो पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा लोगों को उन्होंने ये इंड्यूस किया कि आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसका लिंक शेयर करेंगे उतना आपको हम प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। इस वजह से लोगों ने धड़ाधड़ बिना सोचे समझे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनको भी जानते हैं उनके साथ इसको शेयर किया। तो चंद दिनों में ही ये बहुत तेज़ी से फैल गया। इनफैक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जो पावर बैंक ऐप था वो 4थे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था एक समय में। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड से ये आगे बढ़ा है। तो जो कंप्लेंट भी आई उसमें भी यही कहा गया कि हमारे पैसे डूब गए और उनको तो ये नहीं पता था कि इसके पीछे चलाने वाले लोग कौन हैं।
क्योंकि जो कंपनी जो रजिस्टर्ड थी, अगर आप मर्चेंट से डिटेल लेते हैं कि मेरा पैसा गया कहाँ, तो जो कंपनी जो रजिस्टर्ड थी वो तो एक इंडियन के नाम पे थी, इन पर 2 महिलाओं के नाम पे थी जो गुड़गांव बेस्ड हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कंपनी जिस सीईओ को हमने अरेस्ट किया है, अमित केडिया, उसने बनाया है और उसने बना के इस तरीके की 110 के आसपास कंपनीज जो हैं चाइनीज नेशनल्स को दी है। तो पीछे ऑपरेट करने वाले चाइनीज नेशनल्स हैं, लेकिन जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पावर बैंक ऐप हो, चाहे वो इजी प्लान ऐप हो, या सन फैक्ट्री हो, या लाइटनिंग पावर बैंक हो, इस तरह के मल्टीपल ऐप्स चल रहे हैं। इनको ऑपरेट करने वाले लोग चाइनीज़ हैं, लेकिन आगे जो नाम यूज़ किए जा रहे हैं वो इंडियंस के हैं जो इनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अब एक और सवाल है, ये ऐप चलाने वाले तो चाइना में बैठे हैं, तो इनके पास पैसा कैसे पहुंचता है? ये सारा रैकेट पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेट कैसे हो रहा है? इस पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कुछ और डिटेल्स शेयर की हैं। साइबर सेल के डीसीपी ने बताया कि असल में जिन चाइनीज लोगों ने ठगी का यह तरीका अपनाया वो भारत में रह चुके हैं और उनका यहां कनेक्शन 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से था। गुरुग्राम के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित केडिया ने इनके लिए 110 शेल कंपनीज बनाई और हर कंपनी बनाने का 3 लाख रुपए चार्ज किया। इसी तरह दिल्ली का एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट रौनक बंसल भी इस गिरोह के लिए काम करता था। यानी जो लोग पैसा डालते थे उनका पैसा इन शेल कंपनियों में जाता था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ क्रिप्टो करेंसी के तौर पर चाइनीज नेशनल को भेज दिया जाता था। जांच में पता चला कि कोलकाता के पास उलुबेरिया में इनका सेंटर है। इसके अलावा असम, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में लोगों को इन्होंने जोड़ा। क्योंकि कुछ लोग इन्हें पहले से जानते थे, इसलिए स्कैम फैलाने में, लोगों को ठगने में आसानी हो गई। उनके जरिए कुछ और लोग जुड़े और बाकी लोगों को सोशल मीडिया पर जोड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो इनके लिए काम करने को तैयार हो गए और इस तरह पूरे देश में इन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया, अपने लिए लोग रिक्रूट कर लिए। पुलिस ने बताया कि अब तक 12 लोगों को पकड़ा है, इनमें से 10 तो कोलकाता के पास से अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने अब तक अलग अलग अकाउंट से 11 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, जबकि आरोपी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास से 97 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तक 1 महीने में ही इतनी रकम का पता चला है। ठगी की रकम बहुत ज्यादा हो सकती है। कितने ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ और अप्रोक्सीमेटली एक विक्टिम के साथ अंदाजा कितने अमाउंट का इन लोगों ने अब तक फ्रॉड किया, जो क्योंकि अभी तक आप 150 करोड़ के आसपास स्टैब्लिश कर पाए हैं। तो ये ओवरऑल नेशन की हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल नेशन में करीब इतना फ्रॉड ये कर चुके हैं जो स्टैब्लिश आपने किया है। जी देखिए, हमें जो विक्टिम्स का अंदाजा लगा वो लगता है जो पेमेंट गेटवे, क्योंकि ऐप में जब आप पेमेंट करते हैं तो एक गेटवे के माध्यम से वो इनके अकाउंट्स में जाता है। एक नॉर्मल तरीका है जिसके थ्रू मर्चेंट्स ऑपरेट करते हैं। इसमें 2 पेमेंट गेटवे से हमें डिटेल्स मिली और उन्होंने ये बताया कि टोटल 5 लाख लोगों ने अब तक इसमें पेमेंट की है। और भी पेमेंट गेटवेज हैं जहाँ पे इन्होंने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है, उनकी डिटेल्स अवेटेड हैं और वो आएंगे तो संख्या और बढ़ सकती है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो और बढ़ सकता है। इसके अलावा इन्होंने मर्चेंट और जो पेमेंट गेटवे का लिंक होता है उसको बाईपास करते हुए सीधे यूपीआई पेमेंट भी लिया है कई लोगों से। तो वो एक सेपरेट अकाउंटिंग चैलेंज है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में पैसे गए हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों अकाउंट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ विक्टिम्स जो हम 5 लाख बता रहे हैं तो एक कंजर्वेटिव फिगर है, इससे काफ़ी ज़्यादा होगा और ये इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। एक से कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेटली लेते थे अप्रोक्सीमेटली? अब इनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान था वो तो 300 रुपये से शुरू हो जाता था और अपर लिमिट कोई थी नहीं। तो ऐसे लोग भी आए हमारे पास जिन्होंने इसमें 2.5 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उनके डूब गए। जी दिल्ली पुलिस ने इन सारे चाइनीज ऐप्स पर कार्रवाई की है। इंटरनेट की मदद से इन्हें बैन करवा दिया है। ऐप स्टोर्स को भी दिल्ली पुलिस ने लिखा कि इस तरह के ऐप्स को स्टोर में जगह देने से पहले उनकी जांच करें। लेकिन पुलिस एक ऐप को स्टोर से हटवाएगी, 1 दर्जन ऐप्स को हटवा देगी, लेकिन फिर नए ऐप आ जाएंगे। इसलिए यह समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। इस तरह की ठगी से आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, सावधान रहकर। बस लालच छोड़ना होगा। ऐसे जितने ऐप्स हैं और कुछ नाम मैं आपको फिर से गिना देता हूं, पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, ऐसे सब ऐप्स को डिलीट कर दीजिए।
पैसा दुगना तिगुना करने वालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। हो सकता है कि जब आप इन ऐप्स को डिलीट कर दें, पुलिस इन ऐप्स को बैन करवा दे, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड वाले कुछ नए नामों से मार्केट में आ जाएं, तो इनसे भी बचना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी इनके चक्कर में पड़ चुके हैं तो पुलिस को शिकायत जरूर कर दें। हो सकता है आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। अगर ये पैसा भारत में ही है, बाहर नहीं गया है, तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि ये पैसा आपको वापस लौटा दिया जाए। इसकी कोशिश की जा रही है। एक जरूरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं। इस वक्त साइबर क्राइम, साइबर के जरिए ठगी के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, उनके मुताबिक पिछले 2 साल में साइबर क्राइम 3 गुना बढ़ गया। 2019 में साइबर ठगी के 1,94,000 मामले सामने आए थे। 2020 में यह संख्या बढ़कर 11,58,000 हो गई। कोरोना काल में साइबर क्राइम और तेजी से बढ़ा। 25 अप्रैल से 24 मई तक, यानी सिर्फ पिछले 1 महीने में अकेले दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम की 791 शिकायतें मिली, 791। 596 एफआईआर दर्ज की गई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में किस पैमाने पर, कितनी तादाद में साइबर क्राइम करने वाले गैंग एक्टिव हैं। इन गैंग से आपको सावधानी ही बचा सकती है। इसीलिए आज मैंने आपको चेतावनी दी, सावधान किया, लालच में मत पड़िए और लूटने से बचिए। अब मैं आपको कुछ सुकून करने वाली तस्वीर भी दिखा देता हूं, ये आपको अच्छी लगेंगी। कोरोना ने जिन बच्चों के माता पिता को छीन लिया, जिन बच्चों को अनाथ कर दिया, बेसहारा कर दिया, अब सरकारी मदद उन बच्चों तक पहुंच रही है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा, आज की बात में मैंने उन बेसहारा बच्चों का दर्द आपको दिखाया था, जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। उस दिन मैंने राज्य सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि बच्चे अपना हक मांगने, मदद लेने सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकते। वो सरकारी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सकते, कायदा कानून नहीं जान सकते, कागज नहीं भर सकते। इसलिए सरकार को बच्चों के पास जाना चाहिए, उनके सिर पर हाथ रखना चाहिए, उनके घर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है, दिल को सुकून है कि सरकारों तक ये बात पहुंची और इस पर अमल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसी तरह की खबरें आई, तस्वीरें आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को डायरेक्टिव दिया कि वो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के घर जाएं, उनका हाल देखें। ऐसे बच्चों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ घर जाकर बच्चों को दें। कागजी खाना पूर्ति और सरकारी सिस्टम के चक्कर में बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मदद में डिले नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के निर्देश का तुरंत पालन हुआ। भोपाल में हम अफसरों ने हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ को इन्फॉर्म किया कि कोरोना के कारण भोपाल में जो 16 बच्चे अनाथ हुए, सरकारी टीम उनके घर जा रही हैं और जो भी सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज चाहिए वो उन्हें दिए जाएंगे। अनुराग अमिताभ भी अफसरों के साथ उन बच्चों के घर गए। जिस घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 14 साल के यश का घर है। 23 अप्रैल को उसकी मां की मौत हुई और 7 मई को पिता का साया भी सिर से उठ गया। फिलहाल वो अपने दादा दादी के साथ रहता है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आज भोपाल के बड़े अफसर यश के घर पहुंचे और उससे कहा कि अब तुम सिर्फ पढ़ाई की फिक्र करो, माता पिता तो नहीं लौटा सकते, लेकिन पेरेंट्स का फर्ज सरकार निभाएगी, फीस भरेगी, खाने पीने का खर्चा देगी और बाकी सब खर्चों का इंतजाम भी करेगी। अगर आपको स्कूल में किस तरह कोई प्रॉब्लम हो, ये बेटा है, एक स्वीकृति पत्र है, मतलब ये पहली बार किस्त नहीं गई है। ये आपके जो भी इसमें लिखा है 21 वर्ष तक के लिए ये राशि एक्चुअली में जो हम लोग बोल रहे हैं आपसे, ये हम आपको शासन ये लिखित रूप में दे रहा है ना, कि हम आपके लिए ये सब करेंगे, है ना। जो आर्थिक सहायता 5,000 रुपये प्रति महीना उसकी स्वीकृति है। जो खाद्य सामग्री आपको निःशुल्क मिलेगी उसकी स्वीकृति है।
आप जो उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करेंगे, जिसमें कि आपकी फीस होगी, स्कूल की फीस वगैरह जो भी चीज़ें सम्मिलित हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखा है कि वो फीस भी शासन वहन करेगा। इसके बारे में ये हम प्रशासन की ओर से जो स्वीकृति पत्र ये आपको आज प्रदान कर रहे हैं। खाते तो राशि खाते में आई चुकी है आपके, और ये नियमित रूप से आती रहेगी। और कोई दादा दादी के मन में अभी ये कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो? हम लोगों से अच्छी तरह से परिचित हो गए आप। मैं हूँ, मैं एसडीएम बैरागढ़ हूँ साहब हैं, आप जिला महिला बाल विकास अधिकारी हैं यादव साहब, है ना, आप तहसीलदार हैं गुलाब सिंह बघेल साहब, और आप भी महिला बाल विकास सशक्तिकरण अधिकारी यादव साहब। आप लोग हमारे नंबर लिख लें, अगर कोई बात हो तो आप मतलब कभी भी किसी भी मुकाम पे आप कभी भी किसी भी मुकाम में आपको आवश्यकता लगे कि हमारे सहयोग की आवश्यकता है आपको, तो हम लोग सहयोग करेंगे, और ये सहयोग प्रदान करने में हमको बहुत प्रसन्नता होगी। मतलब ये हम कोई एक कि हमें ऐसा लगेगा कि हम एक व्यक्ति के रूप में बोलना चाह रहे हैं, और इस दुख की पीड़ा में, इस पीड़ा में, और अगर हम आपके काम आ पाए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। नंबर आप लिख लीजिए ना। सर गवर्नमेंट हमें इतनी हेल्प करे, हम तो वही। अच्छा, खाता उन्होंने खोल दिया, ऐसा पैसा आ गया आपने खाता खोल लिया, और एक जो पहली पेंशन का पैसा आपके यहाँ आ गया, आपके खाते में रख। इस बच्चे के दादा दादी की आंखें तो रो रो कर पथरा चुकी हैं। उनके ऊपर बुढ़ापे में दुख का ऐसा पहाड़ टूटा है। बेटे की, बहू की मौत हो गई, अकेला पोता रह गया, उसकी परवरिश की चिंता है। लोगों ने सरकारी मदद का भरोसा दिया था, लेकिन सरकारी सिस्टम पर लोगों को कहां यकीन होता है। लेकिन आज जब अफसर यश के घर पहुंचे तो सिर्फ वादे पूरे नहीं किए, सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, जो कागज का पेट भरना था वो पूरा कर दिया। इससे यश के दादा दादी के दिल को ठंडक मिली। दादी ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस अब बच्चे के सपने पूरे हो जाएं। माता जी माता जी क्या चाह रही हैं आप बताओ? आप सरकार है, आपके दिल में क्या है बता दो। बच्चा हमारा संभाल जाए बस। सरकार से क्या चाहत हो आप? बच्चे की उम्मीद चाहती हूँ, बच्चा बस जो उसकी उम्मीदें होंगे पूरी होना चाहिए बस। हम तो बुद्धि हम तो कुछ करें ना, जो हमारे बच्चा की इच्छा हो वो पूरी हो। भोपाल के एसडीएम ने आश्वासन दिया, सरकार अनाथ हुए बच्चों की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, इस तरह की जरूरतों का ख्याल रखेगी, और बीच बीच में अफसर बच्चों के घर जाकर उनका हालचाल पूछते रहेंगे। जब किसी बच्चे को और किसी मदद की जरूरत होगी तो वो सीधे अफसरों को फोन कर सकता है, एक कॉल पर सारी मदद दी जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से शासन ने उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रारंभ कर दी है। ये 21 वर्ष तक उन्हें मिलेगी, और अभी उनको पहली जो 5,000 रुपए की पेंशन है वो उनके खाते में आ चुकी है, और इसके पश्चात 21 वर्ष तक जब तक वो नहीं हो जाते तब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न शासन प्रदान करेगा। और इसके अलावा जो उनकी जो स्कूल फीस है, वैसे अभी वो प्राइवेट स्कूल में 10th क्लास में अध्ययनरत हैं, तो जो भी इनकी स्कूल की फीस है वो भी शासन प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो जिस भी कॉलेज में जाते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाएं या वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में जाएं या इंजीनियरिंग एजुकेशन में जाएं या किसी भी अन्य एजुकेशन में जाएं, उनकी उच्च शिक्षा की जो भी फीस है वो शासन के द्वारा जमा की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोपाल में अफसर अनाथ बच्चों के घर पहुंचे, राजगढ़ से भी इसी तरह की खबर आई। राजगढ़ में ऐसे 11 बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत मदद दी गई है। आज राजगढ़ की एसडीएम नेहा साहू ने बावड़ी खेड़ा गांव में 4 अनाथ बच्चों के घर जाकर उन्हें सरकारी मदद के कागजात सौंपे। मांग पत्र है सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत। आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार आपके साथ है, और हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करें, मदद करें। ये समझिए सरकारी है, आपके माता पिता जी। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है। जब आप देखेंगे, कोरोना से 6 साल के ओम और 9 साल की एक बच्ची के माता पिता को कोरोना ने छीन लिया।
9 साल और 6 साल की उम्र क्या होती है? इतनी छोटी उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा दर्द ये बच्चे कैसे झेलेंगे, ये सोचकर दिल कांप जाता है। दोनों भाई बहन फिलहाल अपनी नानी के घर रह रहे हैं, लेकिन अब ये बच्चे नाना नानी के ऊपर बोझ नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने दोनों बच्चों का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया है और दोनों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डाल दिए हैं। इन बच्चों की नानी का कहना है कि कोरोना की वजह से बेटी और दामाद को तो खो चुके, अब सरकार मदद कर दे तो बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। है ना, आपको सब्जी जो है लाभ जो है पूरे मिलेंगे। आज खाता खुल गया है, उसका आदेश मिल जाएगा आपको, है ना। तो राशन मिलेगा हर महीने दोनों बच्चों का, है ना। 5,000 रुपये अभी मिलेंगे, स्कॉलरशिप तो हमेशा मिलेगी। शासन की और किसी योजना का जो लाभ है वो भी अतिरिक्त में मिलेगा। और पूरे पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे 21 साल इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, लॉ करना हो, पॉलिटेक्निक करना हो, आपके फार्मेसी करना हो, है ना, लेबोरेटरी टेक्निक है, ये बच्चे आगे चल करके उसमें पूरी जो फीस वगैरह है, रहने की व्यवस्था, है ना, हॉस्टल का चार्ज जो भी लगता होगा। सर देखो, हमारे पे तो दुखों का पहाड़ पड़ चुका है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं और इनके माता पिता नहीं रहे। अब शिवराज जी चौहान है जो भी मदद दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इन पैसे उनसे इनका भविष्य सुधर जाएगा। अभी बच्चे हमारे पास है, दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब बस सरकार के ऊपर है कि सरकार इन बच्चों का भविष्य सुधार दे, जो भी योजना है उस योजना का लाभ दे। अभी हमारे घर पर महिला बाल विकास से महिलाएं आई थी, अभी कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बच्चों के लिए बोला है उनको 5,000 रुपये महीना मिलेगा, 2 बच्चों को 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उनका खाता खुलवाया है और उनके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी का भी बोला है कि गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगी और बच्चों का भविष्य सरकार सुधार देगी। मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में अब तक ऐसे 318 बच्चों की पहचान हुई है जिनके माता पिता की मौत कोरोना के कारण हुई। इन सभी बच्चों को सरकार मदद कर रही है। अफसरों को निर्देश दिया गया कि वो गांव-गांव जाकर अनाथ बच्चों के बारे में पता लगाएं। कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसे मदद की, सहारे की जरूरत हो और उसे सरकारी मदद न पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान की मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा। शिवराज खुद को मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा कहते हैं। आज जो तस्वीरें आई, अफसरों की बातें सुनी, उसे देखकर लगा शिवराज सिर्फ नाम के मामा नहीं है, मामा होने का फर्ज निभा रहे हैं और हमारी नजर लगातार उनके कामों पर रहेगी, इन बच्चों को मिलने वाली मदद पर रहेगी और उम्मीद है कि जो वादे आज उनसे किए गए हैं वो इसी तरह पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए देगी, पढ़ाई का इंतजाम करेगी, मुफ्त राशन देगी और ये उन बच्चों को भी मिलेगा जिनके माता पिता में से किसी एक की मौत हुई हो। और ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं है, आज इस पर अमल शुरू हुआ जो हमें दिखाई दिया। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर शामली इलाके में कोरोना की वजह से अनाथ हुए 3 बच्चों से मिले। हालांकि डीएम पहले ही इन बच्चों की मदद की व्यवस्था कर चुकी हैं। आज कमिश्नर ने इन बच्चों से मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो खुद को अकेला न समझें, सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। ये मेरा नंबर है, ये और नंबर कभी कोई मुसीबत हो तो हमसे बता दो। और डीएम साहिबा का भी उस पर लिया डीएम साहिबा, आपको कोई समस्या हो तो डीएम दीदी से आप बता सकते। बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनके रहन सहन, उनकी खाना पीना और उनकी जमीन जायदाद, इन चीज़ों के संबंध में एक व्यवस्थित रूप से इन बच्चों की जब तक मेजर बने तब तक एक सरकारी अधिकारियों की टीम बनाकर उनकी देखरेख में इन बच्चों को पढ़ाना और इनका रहन सहन देखना, सुरक्षा देखना, क्योंकि एक लड़की भी है बच्चों में, माइनर लड़की है, तो इनके लिए जो है डीएम साहिबा व्यवस्थीकृत व्यवस्था एक बनाई है, एक कमेटी बनाई है, तो वो देखती रहेगी। मुझे खुशी है कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने मेरी बात सुनी, अफसर बच्चों के पास पहुंचे, उनकी मदद की। मुझे उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी इसी तरह से मदद की जाएगी।
मैं ये मानता हूं कि बेसहारा बच्चों की मदद में ज्यादा कानूनबाजी नहीं होनी चाहिए। नियम कायदों की वजह से, फाइलों की वजह से, कागजों की वजह से किसी को मदद मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे इन 2 प्रदेशों में हमने देखा कि अफसर बच्चों के पास गए, ऐसा हर प्रदेश में होना चाहिए। और अगर ऐसे किसी बेसहारा बच्चे की मदद हो भी गई जिसके माता पिता कोरोना की वजह से नहीं मरे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? अच्छा होगा, किसी और बच्चे की मदद हो जाएगी, आसरा मिल जाएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा मदद हो गई, कुछ और बच्चों की सहायता इस बहाने हो गई, तो यह भी पुण्य का काम होगा। बस कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि जिनको मदद की जरूरत है उन तक सहायता जल्दी से जल्दी पहुंचे। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की सियासत की। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ, पर एक ही ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। कैंसर मौत का पर्याय है और कैंसर के रोगी को कोरोना हो जाए तो जिंदगी की उम्मीद बहुत कम बच जाती है। वैसे भी हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों 50% कम रोगी पहुंचे हैं कैंसर के अपने इलाज के लिए। योग और आयुर्वेद के जरिए कैंसर को कैसे करें कंट्रोल और क्योर, ये मैं आपको बताऊंगा। योग और आयुर्वेद का दम, जीतेंगे कैंसर से जंग। सुबह 7:57 पर और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर, देखिए शाम 5 बजे। जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। जीतेगा इंडिया। मेरे साथ देखिए हर रोज शाम 7:30। धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना ना ना। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार। जागो फिर एक बार, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ, पर एक ही ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा।
कैंसर मौत का पर्याय है और कैंसर के रोगी को कोरोना हो जाए तो जिंदगी की उम्मीद बहुत कम बच जाती है। वैसे भी हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों 50% कम रोगी पहुंचे हैं कैंसर के अपने इलाज के लिए। योग और आयुर्वेद के जरिए कैंसर को कैसे करें कंट्रोल और क्योर, ये मैं आपको योग और आयुर्वेद का दम, जीतेंगे कैंसर से जंग। सुबह 7:57 पर और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर। देखिए शाम 5 बजे। जब सही जानकारी और आज दिन भर दिल्ली में चर्चा रही उत्तर प्रदेश की सियासत की और वजह, आज दोपहर अचानक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। शाम को योगी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। शाह और योगी करीब 1 घंटे तक बात करते रहे। मीटिंग के बाद योगी और अमित शाह दोनों ने मीटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। योगी ने ट्वीट में लिखा, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। मुलाकात के लिए अपना समय देने के लिए गृह मंत्री जी का आभार। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। अटकलें यह है कि योगी दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। योगी की कैबिनेट में अभी 18 जगह खाली हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर बात हो सकती है। 5 जुलाई को विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो रही हैं, उस पर किसको लड़ा जाए इसके बारे में बात होगी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 75 में से कम 60 जिलों में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाए। अब यह कैसे संभव होगा, इसी रणनीति की बात होगी। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि 8 महीने बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वो चुनाव जीते कैसे जाएं, इस पर बात होगी। कल बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ से मिले। यूपी सदन में योगी से मिलने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, यह एक शिष्टाचार वाली भेंट थी। इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। 6-7 महीने बाद जो चुनाव होंगे उनमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका होगी। पिछले 4 साल में हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में उभरे। नरेंद्र मोदी के बाद उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। पिछले कई दिन से योगी की पोजीशन को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें चलाई गई। मुझे लगता है कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इन सब अटकलों पर विराम लग जाएगा और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान को लॉन्च करेगी। सियासी हलचल राजस्थान में भी है। सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज हलचल इसलिए बढ़ गई क्योंकि कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, मुकेश भास्कर और रामनिवास गावरिया और जीआर खटाना सचिन पायलट से मिलने उनके घर पहुंचे और इसके बाद अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं ने पायलट गुट के विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की। अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर ने कल देर रात पायलट गुट में रहे विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन आज विश्वेंद्र सिंह ने भी सचिन पायलट से मुलाकात की। खबर यह कि अभी तक 7 से 8 विधायक सचिन पायलट से मिल चुके हैं। कल 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सचिन पायलट हर साल दौसा में कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल भी सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन किया था, इसलिए अंदाजा यह था कि कल दौसा में पायलट समर्थक सभी विधायक पहुंचेंगे, जहां सचिन पायलट आगे की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सचिन पायलट कल दौसा नहीं जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए दौसा में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सचिन पायलट कल जयपुर में ही रहेंगे और कांग्रेस द्वारा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें सचिन पायलट शामिल होंगे। 2 दिन पहले सचिन पायलट ने कहा था 10 महीने पहले उठाए गए मुद्दों पर जो केंद्रीय समिति ने कार्रवाई की थी वो अभी तक नहीं हो पाई है।
सचिन पायलट चुप है, लेकिन उनके समर्थक विधायक खुलकर बोल रहे हैं। पायलट से मिलने के बाद समर्थक विधायक मुकेश भाकर ने कहा, अगर सब ठीक होता तो फिर विधायक बगावत न करते। विधायकों में नाराजगी है, इसलिए सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, जो नेतागण उनके साथ में हैं, जो थे, उन सब लोगों की बात है वो पायलट साहब ने आला कमान के सामने रखी। वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने संघर्ष करा, 5 साल लाठियां खाई, पसीना बहाया, खून बहाया, उन लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आधा कार्यकाल हमारा जा चुका है। 2.5 साल बाद फिर चुनाव है, तो हम उन लोगों को किस तरीके से राज में भागीदारी दे सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। आपको लगता है कि गहलोत सरकार में आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप सचिन पायलट के साथ हैं? देखो, सब जगह जग जाहिर है ये बात, आपको भी पता है, सब लोगों में भी पता है कि छोटी मोटी चीजें, अगर सब चीजें ठीक होती तो क्यों बगावत होती और क्यों पायलट साहब अभी अभी अपना काम सरकार के सामने रखते। ये पार्टी के अंदर की बातें, हम लोग बैठ के इन चीजों को नहीं। आप तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आप नाराज? नाराजगी तो जब लोगों के काम नहीं होंगे, नाराजगी जाहिर करनी पड़ेगी उस बात को। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो जनता की काम नहीं होंगे। जिन वादों पे हम लड़के आए तो वो हमें अपनी नाराजगी रखनी पड़ेगी, वो पार्टी लाइन के सामने हमने रखी। आखिरी सवाल, कितने विधायकों को एक साथ बुलाया है आप लोगों ने? किसी को एक साथ नहीं बुलाया। रोज पिछले 3-4 दिन से पायलट साहब यहाँ है, तो हम लोगों ने टाइम मांगा था। आज पायलट साहब ने बोला कि आप आ जाइए, तो हम मिले। आज हम 2-3 लोग ही मिलने आए थे, बाकी लोग अपना अपना टाइम लेके मिलते रहते हैं। ये तो रोज का कार्यक्रम है। अशोक गहलोत के करीबी नेता भी एक्टिव हैं। गहलोत की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खचरियावास ने आज कहा कि गहलोत को राजनीति का जादूगर ऐसे नहीं कहते, वो सब ठीक कर देंगे, सबको संतुष्ट कर देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके लिए कहते हैं जादूगर हैं, 3री बार मुख्यमंत्री है। हम लोग उनके सामने बच्चे हैं। तो ये आप मुझे ये बताओ, ये मैं तय नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्या होगा, ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। ये हमारे परिवार का मामला है। जब परिवार में सब एक हो गए तो वो रास्ते भी निकल जाएंगे और जो भी वो तय करेंगे वो सब हो जाएगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। अब जब फेल हो गई तो अपनी फेलियर से ध्यान हटाने के लिए इधर उधर से तोड़फोड़ करके नेताओं को ले जाने में लगी हुई है। इससे कुछ नहीं होगा। बंगाल में आपने देखा, टीएमसी के आदमी तोड़कर 30-40 लोगों को इन्होंने टिकट दिया। उल्टा वो अब सब वापस आने को तैयार खड़े हैं। बीजेपी की पोल खुल चुकी है। इससे बीजेपी की असफलताएं छुपने वाली नहीं है। अब ऐसे नेताओं का बयान सुनकर साफ लग जाता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के खेमों में तकरार तो है। सचिन पायलट राजस्थान में अपनी भूमिका को लेकर कई साल से नाराज हैं और शिकायत यह कि कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। जब ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सतर्क हुए थे। पायलट से बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी है तो सचिन पायलट को इसका पूरा फायदा हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि सचिन पायलट भी उसी रास्ते पर जाएं, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। चर्चा इस बात की भी है कि उनकी मांगें मानी जाएंगी और उनके साथ रहे विधायकों में से कई को मंत्री बनाया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना की सेकेंड वेव के कमजोर पड़ते ही लोग किस तरह लापरवाही बरतने लगे हैं। परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। ब्रेक के बाद आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर
एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। कैंसर मौत का पर्याय है और कैंसर के रोगी को कोरोना हो जाए तो जिंदगी की उम्मीद बहुत कम बच जाती है। वैसे भी हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों 50% कम रोगी पहुंचे हैं कैंसर के अपने इलाज के लिए। योग और आयुर्वेद के जरिए कैंसर को कैसे करें कंट्रोल और क्योर, ये मैं आपको योग और आयुर्वेद का दम, जीतेंगे कैंसर से जंग। सुबह 7:57 पर और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर, देखिए शाम 5 बजे। जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। जीतेगा इंडिया। मेरे साथ देखिए हर रोज शाम 7:30। धूम ताना नाना नाना 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 धूम ताना नाना। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार, जागो फिर एक बार। जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ही ऑडियो या हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। कैंसर मौत का पर्याय है और कैंसर के रोगी को कोरोना हो जाए तो जिंदगी की उम्मीद बहुत कम बच जाती है। वैसे भी हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों 50% कम रोगी पहुंचे हैं कैंसर के अपने इलाज के लिए। योग और आयुर्वेद के जरिए कैंसर को कैसे करें कंट्रोल और क्योर, ये मैं आपको आज वाराणसी से लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सबक सीखने की जरूरत है। वाराणसी के सारनाथ इलाके के छाई गांव में कोरोना संकट के बीच एक धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें हजारों गांव वाले शामिल हुए। कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर वायलेशन हुआ। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया। ना लोगों ने मास्क लगाए, ना दूरी रखी। और यह धार्मिक आयोजन क्यों हुआ, इसकी वजह भी जानिए, आप चौंक जाएंगे। गांव के सर्वेश कुमार यादव ने मन्नत मानी थी, अगर वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीते तो कड़ाहा पूजा करेंगे। सर्वेश कुमार यादव चुनाव जीत गए तो मन्नत के मुताबिक गांव के मंदिर में कड़ाहा पूजन हुआ और इस पूजन में ग्राम प्रधान के साथ पूरा गांव शामिल हुआ। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब पहुंचे। वीडियो सामने आया तो पुलिस एक्टिव हुई और वीडियो में दिख रहे 8 लोगों पर एक्शन भी हुआ। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान पाकिस्तानी सांसद के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है? कैसे ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं?